हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत रसायन भाग 13, जिसमें हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल ईएमएफ और इसकी विभिन्न शर्तें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इससे प्रीवियस वाली पहले वाली 12 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे जो प्लेलिस्ट मैंने डाली है आप उसे देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनकी भी प्लेलिस्ट मैंने इसी चैप्टर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अपलोड की है, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको पता है नोट्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रही हूँ, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो पूरी देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत वाहक बल। और बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत वाहक बल ईएमएफ क्या है और विभवांतर में क्या अंतर है। विभवांतर पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, स्टार्टिंग में ही लेक्चर फर्स्ट में पढ़ाया था। और विद्युत वाहक बल हम आज पढ़ रहे हैं। विद्युत वाहक बल को ईएमएफ कहते हैं, इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से ये डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप आज से कभी नहीं भूलेंगे कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। देखिए, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। मोटिव मतलब मोटिवेशन, प्रेरणा। तो इलेक्ट्रिक करंट को प्रेरित करने वाला बल, ठीक है। तो वह प्रेरक बल, मोटिव फोर्स मतलब प्रेरक बल, वह प्रेरक बल जो इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करते हैं गैल्वेनिक सेल में, बताया था ना, एनोड से कैथोड की ओर गैल्वेनिक सेल में, ठीक है। तो वह प्रेरक बल जो इलेक्ट्रॉनों को कहां से कहां भेजता है, एनोड से कैथोड की ओर भेजता है, वह विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है, ठीक। या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रो मीन्स आप इलेक्ट्रॉन भी मान सकते हैं, और इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा भी मान सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट मोटिव, उसको इलेक्ट्रिक करंट को मोटिव करने वाला, प्रेरित करने वाला बल, वह बल जिसके कारण सेल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जाते हैं तभी तो विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर बहती है ना, इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से। तो हम चाहे तो ऐसे कहें कि इलेक्ट्रॉनों के एनोड से कैथोड की ओर जाने पर जिस वजह से वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो जिस प्रेशर की वजह से जाते हैं, जिस बल की वजह से जाते हैं, वो विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। या आप कह सकते हैं मतलब वो बल जिसके कारण क्या होगा, विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर बहेगी, वो कहलाएगा क्या, ईएमएफ। चलिए आपको एक डायग्राम से समझाते हैं, ठीक है। ये मैंने गैल्वेनिक सेल बनाया है, ये है एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। कैथोड एनोड को हमने एमीटर से जोड़ दिया, जो बताएगा कि सेल विभव कितना होगा दोनों का, ठीक है। तो अब आपको पता है ये जिंक में ऑक्सीकरण हो रही है, तो जिंक क्या करेगा, Zn2 पॉजिटिव आयन में बदल जाएगा, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, सारे के सारे Zn जो है, Zn ने Zn2 पॉजिटिव में बदल गया, नीचे आ जाएगा, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है इस एनोड इलेक्ट्रोड में इकट्ठे हो जाएंगे। यहीं से तो आए हैं ना, जिंक से। तो जिंक के जो ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये यहीं पर रहेंगे, और Zn2 पॉजिटिव नीचे आ गया। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, जितने भी जिंक पिघलता जाएगा, सारे 2-2 इलेक्ट्रॉन यहीं इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको पता है Cu2 पॉजिटिव यहाँ जा रहे हैं, तो सारे के सारे Cu2 पॉजिटिव यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन हो रहा है मतलब ये Cu2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड की ओर इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। सारे Cu2 पॉजिटिव आयन इस कैथोड की ओर को जा रहे हैं, तो पॉजिटिव आयन इस कैथोड के चारों ओर इकट्ठा हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। समझ में आया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की इकट्ठा होने की वजह से ऋण आवेश, और यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव आयन के इकट्ठा होने से कैथोड पे धन आवेश आया। अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों को हमने इस एनोड से धक्का देके पहुंचाना है कैथोड की ओर। तो इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से धक्का देके कैथोड की ओर कौन पहुंचाएगा, ये रुक गए हैं यहाँ पर। तो हमें एक बल लगाना पड़ेगा जो इन इलेक्ट्रॉनों को कहाँ भेजेगा, इस एनोड से कैथोड की ओर, और वही बल होता है विद्युत वाहक बल। समझ में आया, वहन करने वाला बल, मतलब इन इलेक्ट्रॉनों को वहन करके यहाँ ले जाने वाला बल, ठीक है। और वैसे भी समझिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे तो माइनस माइनस चार्ज में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होगा तो एक बल उत्पन्न होगा, वो बल इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ करके वाहन की तरह यहाँ लेके जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर
Cu में बदल जाएगा, ठीक है, ठोस Cu में, और यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इसमें आपने देखा कि जो एनोड है, एनोड पे क्या हो रहा है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को बल जो है फोर्स, उसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को पुश करना है, ठीक है, धक्का देना है इधर की ओर को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स फॉर पुशिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक बल लग रहा है जो इलेक्ट्रॉनों को पुश कर रहा है, ठीक है, दाब लगा रहे हैं इधर भेजने के लिए कैथोड पे। जबकि अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पर एक दाब लगेगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा ये पॉजिटिव चाहेगा कि कहीं से माइनस चार्ज, प्लस का काम क्या होता है, माइनस को अपनी ओर को खींचना। तो ये Cu2 पॉजिटिव क्या करेंगे, यहाँ से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर एक बल उत्पन्न होगा जो इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, मतलब फोर्स फॉर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए, इन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पर एक बल उत्पन्न होगा। तो दोनों बलों को अगर हम जोड़ दें तो उसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल या ईएमएफ। मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को पुश करने के लिए, ठीक है, धक्का देने के लिए, या कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने के लिए एक बल लगता है, उन दोनों बलों को जोड़ क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है, ठीक है। तो एक परिभाषा मैं आपको बता रही हूं, देखिए एनोड पे होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो मैंने बताया था आपको ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, तो इसमें जो विभव उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसको कहते हैं एनोड ऑक्सीकरण विभव। तो एनोड का ऑक्सीकरण विभव, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है ना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब अपचयन होता है। तो अपचयन अभिक्रिया के कारण अपचयन विभव उत्पन्न होता है। तो कैथोड पर क्या उत्पन्न हो रहा है, अपचयन विभव। तो एनोड का ऑक्सीकरण विभव और कैथोड का अपचयन विभव, एनोड का ऑक्सीकरण विभव मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, और कैथोड का अपचयन विभव मतलब इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, जैसे ये बताया था, दोनों को अगर जोड़ दें तो जो आएगा वो मान कहलाएगा ईएमएफ या विद्युत वाहक बल। समझ में आया? तो आप देख सकते हैं, तो देखिएगा ईएमएफ जो है उसको ई सेल भी कहते हैं या फिर सेल विभव भी कहते हैं, ठीक है। ईएमएफ कहिए, विद्युत वाहक बल कहिए, या ई सेल कहिए, सेल का विभव, या फिर सेल विभव कहिए, तीनों एक ही चीज है। इसको याद रखिएगा पॉइंट्स को, ठीक है। तो ई सेल जो है हमें अभी बताया, दोनों इलेक्ट्रोडों का ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का योग। तो योग कर देंगे तो ई सेल या ईएमएफ बराबर हो जाएगा लेफ्ट वाली इलेक्ट्रोड का विभव। लेफ्ट वाला कौन है इलेक्ट्रोड विभव? लेफ्ट वाला है एनोड। एनोड का इलेक्ट्रोड विभव कौन सा विभव? एनोड का ऑक्सीकरण विभव प्लस ई राइट। दाएं जो है राइट का इलेक्ट्रोड विभव, दाएं कौन है? कैथोड। तो कैथोड का अपचयन विभव। तो हम कह सकते हैं कैथोड का, एनोड का ऑक्सीकरण विभव और कैथोड का अपचयन विभव, उन दोनों का जोड़ क्या कहलाएगा? ईएमएफ या ई सेल या सेल विभव। तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा एनोड का ओपी। ओपी मतलब होता है ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में लिखने के लिए लिखा है, ठीक है। हिंदी में बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, तो आप ऑक्सी विभव, ऑक्सी वी भी लिख सकते हैं, इसको अप वी भी लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है कि ओपी और आरपी लिखें। तो एनोड का ओपी प्लस कैथोड का आरपी, इन दोनों को जोड़ दें तो ई सेल आ जाएगा। एक तरीका ये है, और एडवांस हम बताएं जो हमें यूज करना है वो है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर किसी एक तत्व के लिए ऑक्सीकरण विभव का मान दिया है, ठीक है, तो उसी तत्व का अगर ऑक्सीकरण विभव दिया है तो उसी तत्व का अगर अपचयन विभव आपसे पूछ रहा होगा तो आप चिन्ह उलट देना। अगर ऑक्सीकरण विभव का मान +1 है, 1.5 है, तो अपचयन विभव का मान कितना हो जाएगा? -1.5। या फिर कोई तत्व है उसका ऑक्सीकरण विभव का मान है मान लीजिए 3.1 प्लस में, तो अपचयन विभव किस में हो जाएगा? माइनस में, और माइनस में मान होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस में। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक चीज मैं और बताना भूल गई, जो ईएमएफ है, ई सेल है, सेल विभव है, इसका मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है। तो यहां मैंने दिखा दिया, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीकरण विभव जो है वो धन है तो इसी तत्व का अपचयन विभव आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल, ऋण हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर अपचयन विभव धन है तो उसी तत्व का, ठीक है, ऑक्सीकरण विभव क्या हो जाएगा? ओपी, ऋण हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। और एक चीज ध्यान रखना है, प्लस का मतलब समझिए कि उच्च मान है, हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण विभव का उच्च मान। तो यहाँ पर माइनस का मतलब होता है निम्न मान, तो हम क्या कहेंगे? अपचयन विभव का निम्न मान। देखिए, अगर किसी तत्व का ऑक्सीकरण विभव में मान उच्च है
तो वहीं अपचयन विभव में उसका मान क्या हो जाएगा, निम्न, उल्टा। ऐसे अगर किसी तत्व का अपचयन विभव का मान उच्च है प्लस, तो उसी तत्व का अपचयन विभव, ऑक्सीकरण विभव का मान क्या हो जाएगा, निम्न। इनका यूज करना है आपने, इसीलिए मैं ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यदि बाएं व दाएं इलेक्ट्रोड के विभव के ऑक्सीकरण विभव के अनुसार लिखा जाए, देखिए ऐसा भी होता है, आपको दो कैथोड और एनोड, ठीक है, एनोड और कैथोड का आपको इलेक्ट्रोड विभव दिया है, तो दोनों का इलेक्ट्रोड विभव वो ऑक्सीकरण अपचयन नहीं देगा, एक ही देगा, या तो एनोड का भी ऑक्सीकरण विभव और कैथोड का भी ऑक्सीकरण विभव देगा, या फिर एनोड का भी अपचयन विभव और कैथोड का भी अपचयन विभव। तो कैसे करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बदलना तो आता है ना, तो ई सेल इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, ऑक्सीकरण विभव और कैथोड का अपचयन विभव। अब बदल दीजिए, अगर ऑक्सीकरण विभव के अनुसार लिखना है, मतलब ओपी के अनुसार लिखना है, तो इसको भी ओपी में बदलना है। तो मैंने कहा था, अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, आरपी दे रखा, अपचयन विभव, तो इसको बदलना है ऑक्सीकरण विभव ओपी में, तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस ऑक्सीकरण विभव इसी का। बस ध्यान रखना है, कैथोड का था और ये एनोड का, वो नीचे लिख दिया है, मेंशन कर दिया, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, यदि दोनों इलेक्ट्रोड के विभव को अपचयन विभव के अनुसार, मतलब आपको जो वैल्यू दी गई है वो अपचयन विभव के अनुसार दी है, कैथोड का भी अपचयन विभव दिया है और एनोड का भी अपचयन विभव, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको क्या करना है, देखिए फॉर्मूला वही, ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीकरण विभव प्लस अपचयन विभव, ठीक है। अपचयन विभव कैथोड का होता है और ऑक्सीकरण विभव एनोड का। स्टार्टिंग से कर रहे हैं ताकि बेसिक से तो आपको दिक्कत ना हो। अब वो कह रहा है अपचयन विभव के अनुसार लिखो, आरपी के अनुसार लिखना है, तो इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए, लेकिन बदलना क्या है, एनोड का जो ऑक्सीकरण विभव है उसको अपचयन विभव में बदल दो, क्योंकि आपको पता है ये प्लस में है, इसका चिन्ह ऑक्सीकरण विभव का चिन्ह प्लस में है, तो इसको अपचयन विभव में बदलना है आरपी में, तो माइनस हो जाएगा, माइनस ई आरपी, ठीक है। यहां पर इसका ऑक्सीकरण विभव का मान प्लस था, उच्च था, तो अपचयन विभव का मान क्या हो जाएगा, निम्न। अब इसको आगे पीछे कर लीजिए, मतलब बेटर है कि पॉजिटिव वाले को पहले लिखें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो कैथोड है, ध्यान भी रखना है, ये ईआरपी कैथोड का था पीछे वाला, तो ये कैथोड का जो अपचयन विभव है प्लस में है, मतलब इसका मान उच्च है, तो कैथोड का अपचयन विभव जो उच्च है उसको पहले लिखेंगे, उच्च मान को, और माइनस मतलब ये जो एनोड का अपचयन विभव था ये कम होगा, तो ये बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये माइनस है, ठीक है, माइनस साइन है। अब आपको क्या करना है, ई सेल इक्वल टू, इसको फाइनल फॉर्मूला बना देते हैं, कैथोड का अपचयन विभव उसमें से माइनस कर देंगे, ये किसका था, ये यहां पहुंचा दिया था ना, कैथोड को आगे ला गए थे, कैथोड का अपचयन विभव माइनस एनोड का अपचयन विभव, ये वाला फॉर्मूला। अगर दोनों के कैथोड और एनोड के अपचयन विभव के मान दिए हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वैसे हमें अपचयन विभव के ही अनुसार करना होता है, जो आपके क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल वो अपचयन विभव के अनुसार दिया होता है, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ई सेल इक्वल टू ई अपचयन विभव ना लिख के ई कैथोड, मतलब कैथोड का अपचयन विभव लिख देना, माइनस ई एनोड, मतलब एनोड का अपचयन विभव। या फिर कैसे लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल टू कैथोड कहाँ पाया जाता है, राइट में, तो ई राइट दाएं, या माइनस ई एनोड पाया जाता है लेफ्ट में, तो ई एल मतलब बाएं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये तो बात आ गई थी ई सेल, मतलब सेल विभव, या आप इसे ईएमएफ कहते हैं, जिसका मात्रक होता है वोल्ट वी। अब हम बात करें मानक सेल विभव की। देखिए मानक मैं पहले बता चुकी हूं इससे पहले वाली वीडियो में, किसी भी सेल में सेल का निर्माण दो अर्ध सेलों से होता है। अगर दोनों अर्ध सेलों की विलयन की सांद्रता 1 मोल, ताप 25 डिग्री सेल्सियस, और अगर वहां पर गैस की बात हो रही है तो गैस का दाब 1 एटीएम, 1 वायुमंडल हो, तो वो पूरा सेल क्या कहलाएगा, मानक सेल कहलाएगा। मानक सेल के लिए जो दोनों अर्ध सेल आप कैथोड एनोड ले रहे हैं उनके लिए कंडीशन है सांद्रता 1 मोल, 1 मोलर, ताप 25 डिग्री सेल्सियस, और दाब अगर गैस मेंशन है, गैस दी है, तो 1 एटीएम होना चाहिए। तो उस समय जो सेल का, वो जो आपको पता है अमीटर में जो पाठ्यांक आता है, ठीक है, वैल्यू आएगी, तो उस समय जो सेल विभव होगा, ठीक है, कैथोड और एनोड का मिलके जो ये आता है ना सेल विभव, वो सेल विभव को मानक कहेंगे। और मानक को किससे दिखाते हैं, गोले से दिखाते हैं, नोट कहते हैं। जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कुछ ऐसा साइन दिया है जो उससे बेटर है, आप माइनस जैसा दिख रहा है आप इसको लिखें, खाली गोला लगा लें, इसे नोट बोलते हैं। तो ई नोट सेल, ई नोट, कहीं पर भी नोट लिख के आ जाए तो आप समझ लेना मानक, इसका मतलब है मानक। तो ई नोट सेल मतलब सेल का
सेल विभव कौन सा वाला, मानक, और मानक समझते ही आप कंडीशन याद कर लेना। तो फॉर्मूला वही रहेगा ई राइट, लेकिन ये भी क्या होगा, मानक। कैथोड का अपचयन विभव मानक अपचयन विभव और एनोड का मानक अपचयन विभव। ठीक है, समझ में आ गया ना। मानक ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। जब फॉर्मूला यूज करना होगा तो आपको बताऊंगी जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए यूज करना होगा। देखिएगा एक फॉर्मूला और दिया है, वो है, देखिए जो किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो कुल विद्युत ऊर्जा, आपको पता है गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो कितनी विद्युत ऊर्जा कुल उत्पन्न हुई, उसका मान होता है विद्युत की मात्रा, कितनी विद्युत प्रवाहित हुई है, ठीक है, विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हुई है गुणा ईएमएफ, उसका सेल विभव कितना है, सेल विभव गुणा कितना विद्युत प्रवाहित हुई है। तो गैल्वेनिक सेल द्वारा जो उत्पन्न हुई कुल विद्युत ऊर्जा है उसका मान कितना होता है, विद्युत की मात्रा, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ फैराडे वाले नियम में। तो विद्युत की मात्रा Q इक्वस टू क्या होता है, विद्युत की मात्रा Q इक्वस टू एनएफ, और ईएमएफ को हम किससे दिखाते हैं, ई सेल से, ई सेल। तो आप खाली ई लिखें, एनएफई। तो अब एक फॉर्मूला, एक साइंटिस्ट थे गिब्स और हेल्मोंट, ठीक है, तो उनमें जो गिब्स साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला था कि किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो कुल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, वो किसके बराबर होती है, वो विद्युत ऊर्जा बराबर होती है इसका मान, कुल विद्युत ऊर्जा का मान बराबर होता है किसके, मुक्त ऊर्जा में कमी, माइनस का मतलब है कमी, और डेल्टा जी में होता, डेल्टा जी का मतलब है मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। गिब्स के अनुसार इसका नियतांक को, जो मुक्त ऊर्जा का नियतांक है इसको जी से डिनोट किया गया है। माइनस का मतलब है कि मुक्त ऊर्जा कम हो रही है, ठीक है, ह्रास हो रहा है। तो इन्होंने बोला था, गिब्स ने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये प्रूव किया। मैं आप शॉर्ट में बता रही हूँ कि जब डिटेल में पढ़ना होगा थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मागतिकी में, तो पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कहता है कि गैल्वेनिक सेल में जो कुल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसका मान क्या होता है, किस पर कितना होता है, डेल्टा जी पर निर्भर करता है। और कैसे होता है, मतलब जितना ज्यादा, जितना अधिक ये जो गिब्स जो मुक्त ऊर्जा है उसका ह्रास होगा, उसमें कमी आएगी, माइनस मतलब जितनी कमी आएगी उतना ज्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, गैल्वेनिक सेल में उत्पन्न हुई विद्युत ऊर्जा का मान माइनस डेल्टा जी के बराबर होते हैं। तो हम इसकी जगह पर माइनस डेल्टा जी लिख देंगे, इक्वस टू, इसका मान किसके बराबर था, एनएफई सेल। अब माइनस को यहां ले जाइए तो डेल्टा जी इक्वस टू माइनस एनएफई। तो याद रखिएगा डेल्टा जी इक्वस टू, ये फॉर्मूला हमें लगाना है, डेल्टा जी इक्वस टू माइनस एनएफई, जिसमें डेल्टा जी है मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन आ रहा है, कुल परिवर्तन, एन है इलेक्ट्रॉनों की संख्या त्यागे गए या ग्रहण किए गए, एफ है फैराडे जिसका मान होता है बताया था 96,485 एग्जैक्ट, और वैसे 96,500 मान सकते हैं, और ई हो गया ई सेल या ईएमएफ। अभी हम साथ ही अगर बात करें कि अगर मैं मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की बात कर रही हूं तो डेल्टा जी नॉट मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, अगर मानक दिखा रहे हैं तो मैंने नॉट लगा दिया ना, देखिए, तो यहां पर भी क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बदलते नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी रहती है चाहे सांद्रता कितनी ले, है ना। फैराडे एफ की वैल्यू हमेशा उतनी रहती है 96,485। ई नॉट का मान बदल जाएगा, ई का मान बदलता है, ठीक है। तो जब ये मानक लेंगे डेल्टा जी नॉट तो ई भी क्या हो जाएगा, नॉट, मतलब ई नॉट मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, सही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा, दोनों को अलग अलग जगह पर लगाना होगा। जब मानक शब्द यूज होगा तो ये वाला लगाएंगे, जब मानक शब्द का यूज नहीं होगा तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई, सिंपल वाला फॉर्मूला। अब हम केस पढ़ रहे हैं कि ईएमएफ के मान जो होते हैं, ठीक है, ईएमएफ के मान बदलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो क्या क्या हो सकते हैं ईएमएफ के मान, तो ईएमएफ को हम ई सेल भी कहते हैं, सेल विभव भी कहते हैं, आपको पता ही है। तो तीन केस हैं, एक बार ईएमएफ का मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या फिर शून्य हो सकता है। तो ईएमएफ का मान पॉजिटिव है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं, देखिए यदि कैथोड का अपचयन विभव, ठीक है, कैथोड का क्या होता है अपचयन विभव, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीकरण विभव, जनरली आपको पता है ऑक्सीकरण विभव होता है। तो अगर एनोड के ऑक्सीकरण विभव को हम अपचयन विभव में बदलेंगे तो आपको पता है एनोड का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है, लेकिन अगर उसे अपचयन विभव में बदलेंगे तो अपचयन विभव का मान क्या हो जाएगा, कम। तो यही लिखा है, यही कैथोड का अपचयन विभव एनोड के अपचयन विभव से ज्यादा हो, कैथोड का वाला ज्यादा हो तो ई सेल का मान क्या आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब है अगर ई सेल का मान, ये क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, बीएससी स्टूडेंट भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, अगर ई सेल धनात्मक है
तो अभिक्रिया स्वतः होगी या नहीं होगी? तो वो अभिक्रिया खुद से होती है, हमें बाहर से कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती। ठीक है, तो अगर कैथोड का अपचयन विभव एनोड के अपचयन विभव से ज्यादा है तो ई सेल का मान धनात्मक आएगा। कैसे आएगा वो भी बता रही हूँ, और ये माना जाएगा कि अभिक्रिया स्वतः होती है। जैसे ई सेल इक्वल टू होता है, बताया था, ई कैथोड, कैथोड का अपचयन विभव माइनस, ये अपचयन विभव के अनुसार पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने सारे अपचयन विभव के अनुसार करेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी जो कुछ भी पढ़ना है। तो आपको पता है कैथोड का मान लीजिए 10 है, ज्यादा है, और एनोड का मान है 5, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा? 5, लेकिन वैल्यू किस में आ गई? प्लस में। तो यही कह रहा है कि ई सेल कैथोड में से एनोड का मान घटाएंगे, तो घटाने पर अगर धन मान आ रहा है, कोई भी धन 1 धन 2 जो भी आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ई सेल पॉजिटिव है। और ऐसे केस में ई सेल अगर धनात्मक आते हैं तो अभिक्रिया खुद से होती है। तो इसको एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया थोड़ा इजी करने के लिए। एनोड ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, कैथोड पे अपचयन हो रही, तो कैथोड पे अपचयन हो रही है तो माना जाएगा इसका अपचयन विभव अधिक ही होगा, उच्च ही होगा। लेकिन एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जनरली क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो इसका ऑक्सीकरण विभव उच्च होना चाहिए, और ऑक्सीकरण विभव का उल्टा कौन होता है? अपचयन विभव। तो अगर इसका ऑक्सीकरण विभव उच्च है तो अपचयन विभव क्या होगा? निम्न। तो अपचयन विभव निम्न का मतलब क्या हुआ? देखिए, पहले अपचयन विभव उच्च का मतलब है, उच्च अपचयन विभव मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की शक्ति ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन ग्रहण करेगा? जो पुअर होगा, जो गरीब होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। और अपचयन विभव निम्न का मतलब है इसमें ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण ज्यादा नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि वैसे भी समझिए ना, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दान करता है। निम्न अपचयन विभव का मतलब ये थोड़ा सा अमीर है, ऐसे ही समझ लीजिए, और उच्च अपचयन का विभव ये गरीब है। ठीक है, तो अब होगा क्या? देखिएगा, तो होगा क्या? हमेशा क्या होता है? कंडीशन देखिए, अमीर है, ये गरीब है, तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन अमीर से गरीब की ओर को जाते हैं। ठीक है, ये जनरल सा केस है। तो ये अमीर वाला जो होता है एनोड, ये इलेक्ट्रॉन देगा कैथोड को, जा रहे हैं ना, अमीर वाला गरीब को दे रहा। इलेक्ट्रॉन निम्न अपचयन विभव से उच्च अपचयन विभव की ओर को जाएंगे। तो इस केस में ई सेल का मान पॉजिटिव आते हैं। तो जनरली आप समझिए, हमेशा अमीर वाला गरीब को देता है ना, तो ये अभिक्रिया स्वतः हो रही है ना, अमीर वाला दान करता है गरीब को, ये अभिक्रिया स्वतः हो रही है। ठीक है, तो इस केस में ई सेल का मान, सेल विभव का मान क्या आता है? धनात्मक। ऐसे ही नेक्स्ट केस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट केस है ईएमएफ का मान अगर ऋणात्मक आए, ऋणात्मक समझ गए होंगे, उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। यदि वहां पर क्या था? कैथोड का अपचयन विभव ज्यादा था, यहाँ किसका होगा? एनोड का। यदि एनोड का अपचयन विभव कैथोड के अपचयन विभव से अधिक हो तो ई सेल का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, और अगर कभी भी ई सेल का मान ऋणात्मक आए, इसका मतलब अभिक्रिया खुद से नहीं हो रही, हमें कुछ एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ रही है, तब होगी अभिक्रिया। तो ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो इस केस में अगर एनोड का मान ज्यादा है, मान लीजिए इसका मान 10 है, इसका मान 5 है, तो इसका मान 5, इसका मान 10, तो 5 में से -10 घटाओगे तो माइनस वैल्यू ज्यादा है ना, तो -10 घटाओगे तो मान किस में आएगा? -5, मतलब निगेटिव आएगा। तो एनोड का मान ज्यादा आएगा, वैल्यू ज्यादा होगी तो उसका ऋण चिन्ह नहीं आएगा। तो ई सेल का मान ऋण आने पर अभिक्रिया ये मानी जाएगी खुद से नहीं होगी। तो ये अभिक्रिया खुद से नहीं होगी तो बाहर से एनर्जी, फोर्स जो भी है वो लगाना पड़ेगा। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एनोड है, आपको पता है एनोड में अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया अगर हो रही है तो आपको पता है जनरली होना क्या चाहिए? तो आपने कहा ऑक्सीकरण अगर विभव उच्च है तो अपचयन विभव निम्न होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से इसका अगर अपचयन विभव उच्च हो जाता है, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है, उच्च ऑक्सीकरण अपचयन विभव, तो उच्च का मतलब होता है कि ये गरीब है जबकि ये अमीर होता है। आपको बताया था ना मैंने, एनोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन दान करता है, मतलब वो अमीर होना चाहिए, लेकिन ये किसी कारण से गरीब है। ठीक है, मान लीजिए। अब यहां पर क्या हो रहा है? कैथोड इसका उल्टा हो जाएगा। कैथोड का क्या था? और अपचयन विभव होता है तो इसका अपचयन विभव उच्च होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से ये निम्न हो गया। निम्न अपचयन विभव मतलब इसको इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा जरूरत है। ये होता क्या है? ये जनरली क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, लेकिन यहाँ पर अभी ये रिच माना जा रहेगा, तो अमीर है ये। ठीक है, अमीर। तो अब होता क्या है? होना क्या चाहिए? हमने हमेशा पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन गैल्वेनिक सेल में एनोड से कैथोड की ओर को जाते हैं, क्योंकि एनोड अमीर है और कैथोड गरीब है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि एनोड गरीब हो गया, कि कोई कारण रहा ऐसा, और ये क्या हो गया? कैथोड क्या हो गया? अमीर। तो इलेक्ट्रॉनों का
मूवमेंट हमेशा क्या होता है, अमीर से गरीब की ओर। तो इस समय इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, कैथोड से एनोड की ओर। तो मैंने बोला था कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड, मैंने बोला था हमेशा इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से कैथोड से इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर को जा रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जस्ट उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो होना चाहिए था वो ना हो के कुछ उल्टा हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि अभिक्रिया खुद से नहीं हो रही, कुछ उल्टा हुआ है यहाँ पर, इसलिए खुद से नहीं होगी। तो अभिक्रिया में ई सेल का मान यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए जिसे हम क्या समझ रहे थे, गरीब। आपको पता ही है कि कैथोड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मतलब गरीब हम मानते हैं इसको। एनोड जो होता है वो अमीर होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस समय कैथोड दे रहा है एनोड को, मतलब गरीब वाला अमीर को दे रहा है। तो ये तो कुछ अटपटा सा लग रहा है ना, गरीब क्या अमीर को दान करेगा, नहीं कर सकता है ना। तो ये कुछ रिएक्शन अटपटी लग रही, कुछ गड़बड़ है इसमें, लग रहा है ना। तो इसका मतलब ये अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, कुछ और हो रहा होगा, कोई दे रहा होगा इसे, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक अजीब सी आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए ई सेल का मान क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो अब हम पढ़ेंगे लास्ट केस, और लास्ट केस है जब ईएमएफ का मान शून्य हो, ठीक है। देखिएगा इसमें क्या है, जब कैथोड और एनोड का अपचयन विभव बराबर हो। मान लीजिए इधर भी आपने जिंक इलेक्ट्रोड लगा दी, इधर भी जिंक इलेक्ट्रोड लगा दी, यहाँ ZnSO4 तो जिंक इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव और इस वाले जिंक इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव बिल्कुल समान होगा। इसका मान भी 10, इसका मान भी 10। उस केस में ई सेल कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि ई सेल इक्वल टू होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर ई कैथोड और ई एनोड दोनों का मान 10-10 हो तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10 क्या आ गया, 0। तो तब ईएमएफ का मान 0। तो ऐसे समझ सकते हो, एक अमीर है एक गरीब, ठीक है, सॉरी, दोनों के दोनों या तो अमीर ले लो, 10 लाख इसके पास है, 10 लाख इसके पास है। तो क्या दो अमीर एक दूसरे को देंगे, नहीं। या फिर दो गरीब ले लो, क्या वो एक दूसरे को देंगे, नहीं। तो उस केस में ई सेल क्या हो जाएगा, 0। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ई सेल का मान 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये जो सुई होगी ना एमीटर की, वो स्ट्रेट दिखेगी आपको। अब तो एमीटर वैसे भी यूज किए जा रहे हैं, मतलब ईएमएफ ई सेल का मान 0 आएगा अगर कोई डिजिटल आप ले रहे हैं, डिजिटल अमीटर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल वाला होता है, तो 0 दिखाएगा, 0.00 वोल्ट, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज हमने काफ़ी डिटेल में ये स्टडी कर ली है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर्सिबल सेल और इरिवर्सिबल सेल, मीन्स उत्क्रमणी सेल और अनुत्क्रमणी सेल। और उत्क्रमणी सेल में जो हम 3 केस पढ़ेंगे ईएमएफ के, वो भी हम पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक का पहले चैप्टर में ही जो डायग्राम बने हैं उसी के लिए हैं। तो वो इसी से लिंक है, तो अच्छे से समझें और पहले वीडियो पूरी देखने के बाद ही आप नोट्स के लिए दिए गए लिंक में जाएं। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।